So, dear students, good evening. Today we are going to discuss in the series of lectures that we have had so far about the theory and criticism. We are going to talk about post-colonialism, and let us begin. So, here is a quotation from The Tempest by विलियम शेक्सपियर. तो इस कोटेशन को पढ़ने के बाद आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है ये है क्या, इसकी थीम क्या है. ठीक है, तो ये हम कोटेशन कैसे है, कहाँ से है, वो कॉन्टेक्स्ट हम छोड़ देते हैं. बस इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स रीड इट. इट सेज द आइलैंड इज माइन. ठीक है, द आइलैंड इज माइन बाय साइकोरैक्स माय मदर विच दाउ टेकेस्ट फ्रॉम मी. तो वो बोल रहा है कि जो ये आइलैंड है ये मेरा आइलैंड है और ये मैंने अपनी मदर से रिसीव किया है, मतलब ये मेरा मदरलैंड है और ये तुम मुझसे छीन ले रहे हो. When thou comest first, thou strokest at me and made much of me. तो जब तुम शुरुआत में मेरे आइलैंड पे आए थे तो तुमने मेरी बहुत तारीफ़ की थी और तुमने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा बताया था. Wouldst give me water with berries in it. तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पानी दोगे और बेरीज दोगे. And teach me how to name the bigger light and how the less. और तुम मुझे एक कल्चर के बारे में सिखाओगे, एक नया कल्चर सिखाओगे. तुमने कहा कि मैं कल्चर नहीं हूँ, मेरे पास कल्चर नहीं है, और तुम मुझे कल्चर सिखाओगे. बिगर लाइट का मतलब सन है, लेस का मतलब मून है. मून और सन के बारे में मुझे सिखाओगे. दैट बर्न डे एंड नाइट, वो जो दिन में और रात में चलती रहती है. एंड देन आई लव दी. मुझे लगा कि तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया. मुझे लगा कि तुम मेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं बल्कि मेरे ऊपर एहसान करने आए हो. एंड शोड दी ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ द आइल. और खुश होकर के मैंने तुमको अपने आइलैंड की सारी चीज़ें दिखा दी, सारी अच्छी चीज़ें दिखा दी, तुमको दे दिया. द फ्रेश स्प्रिंग्स, ब्राइन पिट्स, बैरन प्लेस एंड फर्टाइल. ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने तुमको ना दिखाया हो. लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये बहुत बड़ी गलती की. क्यों? कर्स्ड बी आई दैट आई डिड सो. मुझे श्राप लगे क्योंकि मैंने ऐसा किया. ऑल द चार्म्स ऑफ साइकोरैक्स, टोड्स, बीटल्स, बैट्स लाइट ऑन यू इन दिस हार्ड रॉक वाइल्स यू कीप मी फ्रॉम मी द रेस्ट ऑफ द आइलैंड. वो कहता है कि वो सारे चार्म, सारी जो इस आइलैंड की जो खूबसूरती थी या इस आइलैंड की जो अच्छी बातें थी वो तुमने सब अपने पास रख लिया. और उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने मुझे इस आइलैंड से पे एक जगह रख दिया. इन दिस हार्ड रॉक वाइल्स, तुमने मुझे एक हार्ड रॉक, एक चट्टान पर कैद करके रख दिया. और उसके बाद तुमने मेरा पूरा का पूरा आइलैंड ले लिया, मुझसे छीन लिया. फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट दैट यू हैव. और तुम अब मेरे राजा बन गए हो और मैं तुम्हारी प्रजा बन गई हूँ. विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग एंड हियर यू स्टाई मी. मैं शुरुआत में मैं अपना खुद का किंग हुआ करता था, लेकिन अब मैं अपने ही किंगडम में गुलाम बन गया हूँ. इन दिस हार्ड रॉक वाइल्स यू कीप फ्रॉम मी द रेस्ट ऑफ द आइलैंड. मैं एक हार्ड रॉक, एक चट्टान में फंस करके रह गया हूँ और तुमने सारा का सारा मेरा किंगडम हड़प लिया है. तो ये थीम है पोस्ट कॉलोनियल थियरी की, जिसमें एक जो कॉलोनाइज़र होता है वो एक जगह पे आता है और एक आइलैंड पे आता है या किसी ऐसी जगह पे आता है, अननोन जगह पर, जो उसके लिए नई होती है. तो जो कॉलोनाइज़र होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है और वो उसके पास साइंटिफिक चीज़ें होती हैं और वो बहुत ज़्यादा लालच देता है
लालच देकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा, तुम्हें मैं बहुत ज्ञान की बातें बताऊंगा, तुम्हारी कल्चर अच्छी नहीं है, मेरी कल्चर अच्छी है, इसमें शामिल हो जाओ। और धीरे धीरे वो विश्वास दिलाता है इन बातों का। और बाद में क्या करता है वो कि उस जो कॉलोनाइज्ड होता है, जिस जहाँ पे वो कॉलोनी बनाता है, वहाँ के जो नेटिव लोग होते हैं, जो असली रहने वाले लोग होते हैं, उनको ये बता देता है कि वो ख़राब लोग हैं, वो गंदे लोग हैं, उनका कल्चर ख़राब है, और उन लोगों को अपना कल्चर कॉपी करने के लिए मजबूर कर देता है, रहने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये है कॉलोनाइजेशन। अब इस कॉलोनाइजेशन के बाद जो पीरियड आता है वो आता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जहाँ पे आप कॉलोनीज़ के जो लोग हैं वो उस कॉलोनाइजेशन से मुक्ति पाते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो उस थियरी को, उस आइडिया को, जहाँ पे कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट आता है, इस मूवमेंट को कहा जाता है पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट, पोस्ट कॉलोनियल थियरी या पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ये इसका आइडिया है। कुछ आया थोड़ा बहुत समझ में? थोड़ा बहुत। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो यूरोप, लेट्स स्टार्ट विद यूरोप। तो आपको पता है जो यूरोप है उसमें पहले इंग्लैंड भी हुआ करता था, जब यूरोप का एकीकरण हो गया था कुछ साल पहले तक, लेकिन बाद में ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन उससे निकल गया। बट फिजिकली देखा जाए तो ब्रिटेन यूरोप के पास ही है, काफ़ी, एकदम उसी का पार्ट तो नहीं है लेकिन पास में ही है। तो यूरोप जो था उसका डोमिनेंस पूरी दुनिया पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, इसकी शुरुआत कब होती है? 15वीं सेंचुरी में। 15वीं सेंचुरी में यूरोप की डोमिनेंस की शुरुआत होती है पूरी दुनिया पे, क्योंकि ये लोग अलग अलग देशों में जाते हैं, वहाँ कॉलोनीज़ बनाते हैं। इन कंट्रीज़ में जो इन यूरोप में जो जिन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे जो मेन कंट्री था वो इंग्लैंड था, और कुछ कम एक्सटेंट तक हम मान सकते हैं जिन देशों ने दूसरे देशों को कॉलोनी बनाया उसमें फ्रांस है, स्पेन है, पोर्चुगल है और नीदरलैंड है। ठीक है, इन्होंने कॉलोनाइज किया, कॉलोनी बनाया ढेर सारे अन्य देशों को, मेनी अदर कंट्रीज़। तो जो यूरोपियन एम्पायर था ये एक्सटेंड होता गया, फैलता गया एक बहुत लार्ज टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी पर। ग्रेट ब्रिटेन इकलौता जो देश था वो सिंगल लार्जेस्ट एम्पेरियल पावर रूलिंग ओवर अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड, यानी लगभग 1/4 वर्ल्ड पर ब्रिटेन अकेले शासन करता था। ग्रेट ब्रिटेन उसका नाम हुआ करता था उस समय। बाय द एंड ऑफ द 19वीं सेंचुरी, ये 19वीं सेंचुरी के लास्ट की बात है, लगभग उसी टाइम जब आपके महान रोमांटिक राइटर्स लिख रहे थे। इसमें कौन से देश थे जिनको ये लोग रूल करते थे? इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, और भी अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, वेस्ट इंडीज़ है, मिडिल ईस्ट के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। ये सारे की सारी कंट्रीज़ जो हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आ गई, और 20वीं सेंचुरी में ये धीरे धीरे करके ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आज़ाद होना शुरू हुई। यानी 15वीं सेंचुरी से पूरा प्रोग्राम खेल शुरू होता है, और 20वीं सेंचुरी में कहीं ना कहीं करके एक एक देश आज़ाद होता जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ब्रिटिश रूल आया वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ख़त्म हुआ। 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिलती है ऑफिशियली। 1980 में इंग्लैंड का जितना भी कॉलोनियल पोजीशन था, जितने देशों पे इंग्लैंड कॉलोनी बना के रखा था, गुलाम बना के रखा था, वो सारे देश आज़ाद हो गए 1980 के आते आते। और आपको हांगकांग का तो किस्सा पता ही होगा कि हांगकांग को उन्होंने चाइना को दिया था, इस शर्त पे दिया था कि वहाँ पे वो सॉवरेंटी मेंटेन करेंगे। लेकिन चाइना ने हांगकांग में अभी हाल ही में क्या किया, ऐसे बिल्स पास किए जिसमें नेशनलिज्म का ढेर सारे कानून आए, जिसमें ये कहा गया कि हांगकांग की एक तरीके से हांगकांग की जो सॉवरेनिटी थी, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था इंग्लैंड से, उसको उन्होंने तोड़ दिया। और अब हांगकांग चाइना का ही एक पार्ट काफ़ी हद तक बन गया। पार्ट तो ऑब्वियसली है ऑफिशियली, लेकिन वहाँ पे अपना चुनाव होता था, डेमोक्रेसी है,
बस डेमोक्रेसी को उन्होंने नाम मात्र का रहने दिया है, ओरिजिनल डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो ये है स्टोरी, एक कहानी है, एक दर्द भरी कहानी है, जिसके पार्ट हम सब लोग रहे हैं, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे ग्रैंडफादर के फादर और उनके फादर, जिन्होंने इसको देखा है 200 साल 250 साल जो इंग्लिश पीपल का ने यहाँ पे इंडिया में किया, एंड ऑब्वियसली अदर कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वेस्ट इंडीज़, मिडिल ईस्ट, ये सारे देशों के बारे की ये कहानी है। जब ये कॉलोनियलिज्म ख़त्म होता है तब शुरू होता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। So the concept of one nation ruling the other has become unthinkable in the present day. तो आज के टाइम पे अगर पूछा जाए कि क्या एक देश दूसरे देश पे शासन कर सकता है, तो थोड़ा टफ लगता है, मतलब अब ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर आप देखिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया बट 2001 में, लेकिन उसको अल्टीमेटली 2022 में छोड़ के भागना पड़ा, वहाँ पे वो शासन नहीं कर पाया। यूक्रेन है, उस पर इस समय रसिया ने अटैक किया हुआ है, बट रसिया ये नहीं कर रहा है कि वहाँ पे वो रहने लगे, वहाँ पे वो शासन करने लगे। रसिया ऐसा नहीं करना चाहता यूक्रेन पर, वो वहाँ से हटना चाहता है। तो किसी कंट्री को रन करना आसान नहीं होता, फाइनेंशियली भी आसान नहीं होता, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो गई है कि वहाँ के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। तो इसलिए ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से आसान नहीं होता। इसलिए आज के टाइम पे अगर ये कहा जाए कि क्या एक देश दूसरे देश पे अटैक करके उसको जीत करके उसको कॉलोनी बना सकता है, तो टफ है, लेकिन फिज़िकल कॉलोनी नहीं बना सकता। अगर आप बात करो मटेरियल कॉलोनी, उसकी हम अलग से बात करेंगे कि वो होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। एज ए डिसिप्लिन इन लिटरेरी स्टडीज, हाउएवर, पोस्ट कॉलोनियलिज्म इमर्ज्ड ड्यूरिंग द लेट 1980s। तो 1980 के आसपास जब सारे देश इंग्लैंड से आज़ाद हो गए, फ्रांस से आज़ाद हो गए, या अन्य किसी कॉलोनियल पावर से आज़ाद हो गए, तो 1990 वाला जो दशक था, उस समय पोस्ट कॉलोनियलिज्म की शुरुआत होती है। यानी जो लोग कॉलोनीज़ में थे वो लोग अब अपने कॉलोनाइज़र के खिलाफ लिखना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगता है, और आज के टाइम पे ये एक बहुत पावरफुल डिसिप्लिन बन गया है, पोस्ट कॉलोनियल थियरी। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे वर्क्स हैं, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आपको याद रखना ही है, और उनके बारे में उनका विकिपीडिया पेज आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। उसमें से इसके ऑथर का भी पढ़ना चाहिए और बुक का भी पढ़ना चाहिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको ऑथर का और इस बुक का विकिपीडिया पेज अपने आप पढ़ना है, उस पर नोट्स बनाना है। तो पहले ऑथर हैं आपके फ्रेंच फैनन, जिनकी बुक का नाम है द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, 1961 में आती है। बहुत सेमिनल वर्क है, इम्पॉर्टेंट है। एडवर्ड साइड का ओरिएंटलिज्म 1978 में आता है। दिस इज़ अ मास्टरपीस, राइट। होमी भाभा की बुक है नेशन एंड नरेशन, ये 1980 में आती है। और हेलेन टिफिन एंड बिल एस्क्रॉफ्ट, इन दोनों ने मिलकर के एक बुक लिखी, बुक का नाम है द एम्पायर राइट्स बैक, और ये आता है 1989 में। अब अगर आप नेट निकालने के बारे में सोचते भी हैं तो आपको इन सारी बुक्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी चाहिए। द रिचर्ड ऑफ द अर्थ को आपको पढ़ना है, ओरिएंटलिज्म को पढ़ना है। मतलब आप पूरी बुक मत पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा, बट उसकी समरी आप 1 पेज की, आधे पेज की ऑलरेडी गिवन है, विकिपीडिया पेजेस अवेलेबल हैं, आपको बस उसको पढ़ लेना है, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं तो सिर्फ थियरी से आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं पर्टिकुलर ऑथर को लेकर नहीं चलूँगा, बिकॉज तब ये बहुत पर्टिकुलर हो जाएगा ऑथर का। ठीक है, तो फ्रेंच फैनन का द रिचर्ड ऑफ द अर्थ 61। अब देखिए 61 ये है, ठीक है। 61 के बाद 78 है, 78 के बाद 80 है, 80 के बाद 89 है। 61 में द रिचर्ड ऑफ द अर्थ आता है, 78 में ओरिएंटलिज्म आता है, 80 में नेशन एंड नरेशन होमी भाभा का आता है, और द एम्पायर। यस, ये आई थिंक नेशनल नरेशन जो है ये 1990 में आया था, पब्लिश हुआ था। ओके, हो सकता है, लेट मी चेक, देयर मे बी ए टाइपिंग मिस्टेक।
नेशन एंड नरेशन आपको लगता है कि 1990 में आया था? मैं चेक कर लेता हूँ, गूगल पे चेक कर लेते हैं भाई। नेशन एंड नरेशन, ओके। मीनवाइल इफ somebody has a question please ask। किसी के पास कोई क्वेश्चन है बच्चों? आप लोगों को समझ में आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं इस समय? कोई नहीं बोल रहा है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। नेशन एंड नरेशन was published in 1990. Yes, you are right. So there must be a typing mistake. You can correct it. Okay. 1990. Google says 1990. Okay. So these are the 4 books that you need to अगर आपको इस एरिया में रिसर्च करना है तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस एरिया में रिसर्च नहीं करना है तो आप इनकी समरी पढ़ सकते हैं, चैप्टर की समरी पढ़ सकते हैं। नाउ 1968 में जब द रिचर्ड ऑफ द अर्थ 61 में जब द रिचर्ड ऑफ द अर्थ पब्लिश हुआ तो इसके बाद क्या होता है, लॉन्ग बिफोर दैट, उसके बहुत पहले क्या होता है, देयर वर एंटी कॉलोनियल पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ऐसे ढेर सारे मूवमेंट्स हो रहे थे जो कॉलोनाइजेशन के खिलाफ थे, राजनीतिक मूवमेंट। जैसे अगर आप याद करें तो इंडिया में ही सत्याग्रह हो रहे थे। ये अलग बात है कि इंडिया में जब ये मूवमेंट्स हो रहे थे उस समय पोस्ट कॉलोनियल थियरी एक तरीके से पैदा नहीं हुई थी, उस पर बातें चल रही थी, बट अगर आप देखो कोई इम्पोर्टेंट वर्क तो उस समय तक नहीं आया था। सो पॉलिटिकल मूवमेंट्स ढेर सारे हो रहे थे which were responsible for getting independence and local self governance। इन मूवमेंट से 2 चीज़ें हुई, एक जो देश गुलाम थे उनको आज़ादी मिली, दूसरा वो लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट स्थापित किया, उन्होंने अपने हिसाब से शासन करना शुरू किया। तो अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में अलग तरीके की डेमोक्रेसी है, इंडिया में अलग तरीके की डेमोक्रेसी है, न्यूजीलैंड में अलग तरीके की डेमोक्रेसी है। हाउएवर क्योंकि ये तीनों ही देश एक ही देश के द्वारा रूल किए जा रहे थे तो इन्होंने अपने मास्टर्स की डेमोक्रेसी को काफ़ी हद तक कॉपी किया है। सो फॉर दोज कंट्रीज दैट हैड बीन सब्जेक्ट टू एन एलियन रूल, नाउ दे स्टार्टेड टू रूल देमसेल्व्स विद देयर ओन रूल्स। बट जो उनके अपने रूल्स जो उन्होंने बनाए वो एक्चुअली उनके मास्टर्स के रूल की ही कॉपी थी, कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं था। ये जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म नॉमेनक्लेचर है, यानी जो नाम है, ये कहाँ से आता है? ठीक है, इसको कहाँ से, इससे हम क्या रिफ़र करते हैं? हम इससे रिफ़र करते हैं ऑल कल्चर अफेक्टेड बाई द इम्पीरियल प्रोसेस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ कॉलोनाइजेशन टू द प्रेजेंट डे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। ये जो पार्ट है, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय पोस्ट कॉलोनियलिज्म? अगर आपसे पूछे कोई कि आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म से समझते क्या है, तो आपको ये बताना है कि वो सारी की सारी कल्चर जो साम्राज्यवाद इम्पीरियलिज्म के प्रोसेस से प्रभावित होती है, ठीक है। जो कॉलोनियलिज्म का शुरुआत का पीरियड है वहाँ से शुरू करके आज तक, मतलब अगर हम 15th सेंचुरी को कॉलोनियलिज्म की शुरुआत मान लें और आज को आज मान लें, प्रेजेंट डे मान लें, तो इस पूरे कालखंड के बीच में, इस पूरे टाइम फ्रेम के बीच में ऑल द कल्चर्स विच आर अवेलेबल, that may be Indian culture, that may be South Indian culture, that may be North Indian culture, that may be Australian culture, that may be African culture. All the cultures between 1500 AD to 2022 AD, right? All the cultures that have been affected by the imperialism, by the process of imperialism, all these cultures are, are referred as post-colonialism. So I tell you again कि 1500 से लेकर के 2022 तक के बीच में जितनी भी कल्चर्स पे साम्राज्यवाद का प्रभाव होता है, अगर हिंदी का टर्म आप समझना चाहें तो इम्पीरियलिज्म को, राइट, कि एक राज्य का दूसरे राज्य पर कब्जा कर लेना, उसकी शासन व्यवस्था को चलाने की कोशिश करना, तो जो साम्राज्यवाद का प्रभाव है वो असल में
उनकी कल्चर्स पे जो प्रभाव है उसी की स्टडी को पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। समझ में आई बात? यस सर। ओके। नाउ पोस्ट कॉलोनियलिज्म करता क्या है? ये एग्जामिन करता है और एनालाइज करता है। एग्जामिन करता है यानी परीक्षण करता है, टेस्टिंग करता है, और एनालिसिस करता है। किस चीज़ का? ये करता है आफ्टर मैथ ऑफ कॉलोनाइजेशन, कि जब कॉलोनाइजेशन हुआ उसके बाद क्या फ़र्क आया। यानी इंडिया में कॉलोनाइजेशन के पहले जो लोग रहते थे और जब इंडिया कॉलोनाइजेशन से आज़ाद हुआ, दोनों के लोगों में क्या फ़र्क आया, क्या अंतर आया। एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ द कॉलोनियल ऑपरेशन, और कॉलोनियलिज्म के दौरान, साम्राज्यवाद के दौरान जो ऑपरेशन हुए, जो अत्याचार हुए, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी स्टडी भी करता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Okay. In other words, it analyzes the literature that was affected by the imperial process. यानी जब साम्राज्यवाद चल रहा था तो साम्राज्यवाद में जो लिटरेचर था वो जिस तरीके से प्रभावित हुआ, उस लिटरेचर को स्टडी करने की कोशिश है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो अगर आप टैगोर की गीतांजलि पढ़ेंगे तो आपको टैगोर की गीतांजलि में साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे ये एक कॉलोनाइज्ड स्टेट के ग्रेट पोएट का प्रोडक्ट है, राइट। यू विल फाइंड दैट अगर इंडिया में अंग्रेज ना आए हुए होते तो जो गीतांजलि टैगोर ने लिखी, टैगोर शायद वो गीतांजलि उस तरीके से ना लिख पाते, या उस पर कुछ, शायद वो गीतांजलि की जगह कुछ और लिख रहे होते, राइट। ऐसे बहुत से वर्क्स हैं इंडियन राइटिंग में जो आपको दिखेंगे, जिन पे लिटरेचर पे जिस पे आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा, किसका? पोस्ट कॉलोनियलिज्म का, यानी इंपीरियलिज्म जो अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ कब्जा रहा एक तरीके से, उसका। So, in other words, it analyzes the literature that was affected by the imperial process, the literature that grew in response to colonial domination. एक तो वो साहित्य था, लिटरेचर था जो कॉलोनियल प्रोसेस से प्रभावित हुआ। दूसरा लिटरेचर वो है डियर स्टूडेंट्स जो कॉलोनियल डोमिनेशन के खिलाफ लिखा गया, यानी जो कॉलोनाइजेशन हुआ, कॉलोनाइजेशन के जो खिलाफ लिखा गया। अगर आप कांथा पूरा देखेंगे राजा राव की, तो दैट इज अ रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल डोमिनेशन। जिस तरीके से कॉलोनी ने डोमिनेट किया, हमारी कॉलोनियल पावर ने हमें डोमिनेट किया, उसके एक जवाब में लिखा गया लिटरेचर, वो भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर स्टडी का पार्ट है। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट, और ये स्टडी शुरू कब होती है? जब पहली बार कॉन्टैक्ट होता है कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड के बीच में। कॉलोनाइज़र कौन है? अगर हम अपने केस में कहें तो इंग्लैंड, और कॉलोनाइज्ड कौन है? इंडिया, राइट। उसके पहले भी अगर देखें तो जो मुस्लिम शासकों ने भारत को कॉलोनी बनाया, क्योंकि वो सब तो बाहर से ही आए थे, तो वो कॉलोनाइज़र थे और इंडिया कॉलोनाइज था। एक तरीके से देखो मल्टीपल कॉलोनाइजेशन हो गया। पहले मुस्लिम्स आए, फिर इंग्लिश मैन आए, और इस तरीके से मल्टीपल, एक कॉलोनाइजेशन के बाद डबल कॉलोनाइजेशन हो गया। इसलिए हमारी जो ओरिजिनलिटी थी वो लगभग गायब हो गई। तो कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड के बीच में जब पहला कॉन्टैक्ट होता है, उस समय से शुरुआत होती है पोस्ट कॉलोनियल स्टडी की, और यही चीज़ पोस्ट कॉलोनियलिज्म स्टडी करता है। सो अगर ऐसा है तो क्या पोस्ट कॉलोनियलिज्म कोई थियरी है? क्या पोस्ट कॉलोनियलिज्म कोई थियरी है? क्या इसमें कोई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है? जैसे डिकंस्ट्रक्शन का आपने पढ़ा था, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म का पढ़ा था, सब में थियरी थी। तो क्या यहाँ कोई थियरी है या नहीं है? थियरी तो है, इसका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तो है, बट वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप लिटरेचर के जो अदर क्रिटिसिज्म हैं
उनसे कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो सोशल नहीं थे। एक तरीके से ये सोशल है और एंथ्रोपोलॉजिकल भी है। एंथ्रोपोलॉजिकल ये है क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग की एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बीइंग में जो चेंजेस आए हैं, ह्यूमन बीइंग के सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है उसको स्टडी करता है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, रिकन्स्ट्रक्शन की बात करें, तो वो उन चीज़ों पे स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। और ये एक तरीके से इंटरनेशनल भी है, क्योंकि ये एक देश का दूसरे देश से कॉन्टैक्ट को भी स्टडी करता है। सो इट ट्राइज टू अनअर्थ, ये क्या अनअर्थ का मतलब होता है प्रयास करना, खोजने का प्रयास करना। ये क्या खोजने का प्रयास करता है? पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या खोजने का प्रयास करता है? ये उन ऑपरेशंस को खोजने का प्रयास करता है, समझने की कोशिश करता है, उस प्रोसेस को या उस ऑपरेशन को समझने की कोशिश करता है, उन आइडियोलॉजीज़ का पता लगाने की कोशिश करता है। वो ऑपरेशंस या आइडियोलॉजीज़ चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, वो सारे के सारे एट वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन। जब पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन हुआ, जब भारत को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, उस पूरे के पूरे समय के दौरान जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए, जो इकोनॉमिक चेंजेस हुए, जो आइडियोलॉजिकल चेंजेस हुए, इन सारे ऑपरेशंस को, इन सारे प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ओके, कॉल्यूडिंग विद द वैल्यू ऑफ द कॉलोनाइजर्स। तो अब आप देखो, जो कॉलोनाइज करने आता है उसका जो वैल्यू सिस्टम होता है वो अलग होता है, और जो कॉलोनाइज्ड होता है उसका जो वैल्यू सिस्टम है वो अलग होता है। लेकिन जो कॉलोनाइज़र होता है वो हमेशा इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे उसका वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत हायर हो, एडवांस्ड हो, और जो कॉलोनाइज्ड हो रहा है उसका वैल्यू सिस्टम एकदम बेकार हो। तो इस तरीके से जो कॉलोनाइज़र होता है और जो कॉलोनाइज्ड होता है, उनके वैल्यूज़ में क्या होता है? कॉल्यूजन होता है। वो वैल्यूज़ आपस में मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है, जो कॉलोनाइज़र चेंज लाने की कोशिश करता है उसको रेजिस्ट किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, उसको चैलेंज किया जाता है कॉलोनाइज्ड के द्वारा। ठीक है, दीज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द मेथोडोलॉजी एम्प्लॉयड इन द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। और पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म को समझने में यही मेथोडोलॉजी प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नावल की पोस्ट कॉलोनियल स्टडी कर रहे हैं तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे उसमें कि इसमें कॉलोनाइज़र कौन है, कॉलोनाइज्ड कौन है, और जब पहला कांटेक्ट होता है कॉलोनाइज़र का कॉलोनाइज्ड से, तब से शुरू करके क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या आइडियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, दोनों का वैल्यू सिस्टम क्या है, दोनों के वैल्यू सिस्टम में कैसे कॉल्यूजन हो रहा है, कैसे दोनों का वैल्यू सिस्टम मिलकर के एक थर्ड वैल्यू, एक नेक्स्ट लेवल की वैल्यू सिस्टम जनरेट हो रहा है, कैसे कॉलोनाइज़र का वैल्यू सिस्टम कॉलोनाइज्ड के वैल्यू सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है या उससे अफेक्टेड हो रहा है। ओके, सो होता क्या है, देयर इज़ एन इनहेरेंट क्लैश बिटवीन द नेटिव, यानी जो वहाँ का नेटिव है, जो वहाँ का रहने वाला व्यक्ति है, उसके बीच में इंडिजिनस, जो वहाँ का मूल निवासी है, ठीक है, प्री कॉलोनियल, जो कॉलोनियल पीरियड के पहले वहाँ रहता था, उसकी जो कल्चर है उसके बीच में, और जो कॉलोनाइज करने आया है, ठीक है, द कल्चर इम्पोज्ड, जो कॉलोनाइज करने आया कॉलोनाइज़र है, उसने जो कल्चर उनके ऊपर इम्पोज कर दी है, जो बोझ की तरह लाद दिया है, उस कल्चर में एक क्लैश होता है। देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन द कल्चर ऑफ कॉलोनाइज़र एंड द कल्चर ऑफ कॉलोनाइज्ड। ठीक है, और क्योंकि जो कॉलोनाइज़र होता है उसके पास इम्पीरियल फोर्सेस होती हैं, उसके पास साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं, उसके पास सुपीरियर पावर्स होती हैं, इसलिए वो अक्सर जो नेटिव कल्चर होता है, जो इंडिजिनस प्री कॉलोनियल कल्चर होता है, उसको दबाने में, कुचलने में, नष्ट करने में कुछ हद तक कामयाब हो जाता है। सो ये होता है कॉलोनाइजेशन के दौरान। लेकिन जब कॉलोनाइजेशन ख़त्म होता है और कॉलोनी बनाने वाले लोग उस देश को छोड़कर चले जाते हैं फिजिकली, तो क्या वो लोग हमेशा के लिए चले जाते हैं?
आप लोगों ने अक्सर एक स्टेटमेंट सुना होगा, आपके मम्मी पापा लोग बोलते हैं कि अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए, या अंग्रेज चले गए अंग्रेजियत छोड़ गए। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जब ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनी बनाया तो हमारी कल्चर को उनके सामने उन्होंने अपनी कल्चर को सुपीरियर करके प्रेजेंट किया, और हमने उनकी कल्चर को कॉपी करने की कोशिश की। और आज जब ब्रिटिशर्स जा चुके हैं तो हम उन्हीं की कॉपीड कल्चर में जी रहे हैं। चाहे वो केक काट कर बर्थडे मनाना हो, चाहे वो पिकनिक मनाने वाला कॉन्सेप्ट हो, जो भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं जो वहाँ से आए हुए हैं, वो क्लोथिंग में हो सकता है, वो ड्रेसिंग में हो सकता है, वो हेयर कट में हो सकता है, वो माता पिता से बात करने में हो सकता है, वो और भी किसी क्षेत्र में हो सकता है, राइट। सो दैट इज़ कॉलोनाइजेशन। ये जो लास्ट वाला आपका लाइन है, दैट सेज कल्चरल कॉलोनाइजेशन, यानी ये इसे कहते हैं कल्चरल कॉलोनाइजेशन। फिजिकल कॉलोनाइजेशन तो ख़त्म हो गया, बट कल्चरल कॉलोनाइजेशन आज भी एग्जिस्ट करता है। आज भी हमारा कल्चर उनका एक तरीके से गुलाम है। एंड देयर हैज़ बीन नो कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन, और जिसको कहते हैं कि अब तो डीकोलोनाइजेशन हो गया, यानी अब हम लोग अंग्रेज़ों की कॉलोनी नहीं रह गए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन है, पूर्णतया कॉलोनी का ख़त्म हो जाना, ये कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं पुरुष और महिला में बराबरी की, तो पुरुष और महिला में बराबरी में पुरुष क्या कहता है महिला को कि मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए परमिशन दे दिया है, मैंने तुम्हें बाहर पढ़ाई करने की परमिशन दे दिया है, मैंने तुम्हें नौकरी करने की परमिशन दे दिया है। और कहता है कि अब तो पुरुष और नारी बराबर हो गए। लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पुरुष ने नारी को परमिशन दिया है तो बराबर हुए कहाँ? नारी ने तो पुरुष को परमिशन नहीं दिया। तो इसका मतलब कि एक परमिशन दे रहा है, दूसरा परमिशन ले रहा है। भले पुरुष भी नौकरी कर रहा है, नारी भी नौकरी कर रही है, लेकिन एक परमिशन दे रहा है, दूसरा ले रहा है, तो बराबरी कहाँ पर है? राइट, दैट इज़ कल्चरल कॉलोनाइजेशन। यू कैन कंपेयर इट विद दैट। आज भी ब्रिटेन हमें एक लोअर कंट्री की तरह देखने की कोशिश करता है। ये अलग बात है कि हमारे लोग काफ़ी सफल हो गए और हम लोगों ने पोस्ट कॉलोनियलिज्म में काफ़ी फाइट बैक किया है और कुछ हद तक डीकोलोनाइजेशन हुआ है, लेकिन हम कल्चरली तो कॉलोनाइज्ड हैं ही आज भी। डू यू गेट दिस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So now much of post-colonial criticism is concerned with the loss of post-colonial identity. तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म का जो ज़्यादा पार्ट है, जो ज़्यादा हिस्सा है, वो किस चीज़ से संबंधित है, वो किस चीज़ पे ध्यान देता है? वो है लॉस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, यानी जो आइडेंटिटी कॉलोनाइजेशन से पहले थी, ठीक है, जो आइडेंटिटी कॉलोनाइजेशन से पहले थी, उस आइडेंटिटी का खो देना, उसकी स्टडी करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का की स्टडी का, वो ये है कि जब पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक तरीके से कॉलोनीज़ ख़त्म हो जाती हैं और पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स आ जाते हैं, जैसे आज इंडिया में पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स चल रहा है, अगर फिज़िकली माना जाए तो, कल्चरली नहीं, फिज़िकली माना जाए तो आज पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स चल रहा है। तो उस दौरान जो नई आइडेंटिटी क्रिएट होती है, उस नई आइडेंटिटी को स्टडी करना भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म का काम है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस पूरी की पूरी बहस को, इस पूरे के पूरे डिस्कोर्स को कहा जाता है कॉलोनियलिस्ट डिस्कोर्स। इसको क्या नाम देते हैं? कॉलोनियलिस्ट डिस्कोर्स कहते हैं। और ये कॉलोनियलिस्ट डिस्कोर्स जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है द लैंग्वेज इन विच द कॉलोनाइजर्स एक्सप्रेस्ड देयर सुपीरियरिटी ओवर द नेटिव्स, यानी कि वो भाषा जिसमें गुलाम बनाने वाले लोगों ने, जो नेटिव लोग थे, जो मूलभूत निवासी थे, उनके ऊपर अपनी सुपीरियरिटी लादने की कोशिश की थी, अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश की थी। उस भाषा को, उस तौर तरीके को स्टडी करता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कि वो प्रोसेस क्या था जिसके द्वारा इन लोगों को, क्योंकि कहते हैं कि 32,000 लोग थे इंडिया में अंग्रेज और 25 करोड़ भारतीय थे, तो 32,000 25 करोड़ के सामने क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या उन 32,000 ने 25 करोड़ को गुलाम कैसे बनाया, कैसे कॉलोनाइज किया, वो उसको स्टडी करने का काम भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म करता है। सो
पोस्ट कॉलोनियलिज्म में जो हमारा कॉलोनाइज़र है वो कहता है कि उन्होंने जो नेटिव्स थे यानी जो मूल निवासी थे उनको वो लोग एक्चुअली अनसिविलाइज्ड थे। तो वो लोग क्या कहते हैं कि वो अनसिविलाइज्ड थे। अगर आप कोई मूवी देखेंगे तो आज़ादी के पहले की, तो आप उसमें देखेंगे अंग्रेज कहता है कि यू ब्लडी इंडियन यू आर अनसिविलाइज्ड। उन्होंने हमें विश्वास दिला दिया कि हम अनसिविलाइज्ड हैं, हमारे अंदर मोरल्स नहीं हैं, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे माता पिता, हमारे भगवान सबको क्वेश्चन कर दिया उन्होंने, हमारी नैतिकता को क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने कहा आपके अंदर मोरालिटी है ही नहीं। एंड द एंग्लो यूरोपियंस मस्ट एजुकेट देम। और उन्होंने कहा कि जो लोग इंग्लैंड से आते हैं, जो लोग यूरोप से आते हैं, उनके पास अधिकार है वो इंडियंस को, अफ्रीकन्स को, ऑस्ट्रेलियंस को एजुकेट करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि ये गंवार हैं, इनके पास नैतिकता नहीं है, इनके पास कल्चर नहीं है। बिकॉज दे वर एडवांस्ड इन लाइफ, क्योंकि यूरोपियंस और अंग्रेज लोग जो हैं वो लाइफ में एडवांस्ड हैं, तो उनके पास नेचुरल राइट है हमें ज्ञान देने का, हमें सिखाने का, हमें बताने का कि क्या सही है। तो इस तरीके से सारा का सारा जो नेटिव कल्चर था, सारा का सारा जो हमारा कल्चर था, हमारा जो चाहे गुरुकुल में जाके पढ़ाई करने का कल्चर हो, चाहे माता पिता के पैर छूने का कल्चर हो, उस पूरे के पूरे नेटिव कल्चर को उन्होंने क्वेश्चन किया और उन्होंने कहा कि दिस कल्चर मस्ट बी सेट असाइड। अगर आप सिविलाइज्ड बनना चाहते हैं, सभ्य बनना चाहते हैं, तो आपको इस गंवारता वाले कल्चर को त्यागना पड़ेगा। तो इस तरीके से द कॉलोनाइजर्स वर द सेंटर, जो कॉलोनाइजर्स थे हमारे वो सेंटर बन गए। उन्होंने कहा हम ही केंद्र हैं, जो मैं कहता हूँ वही सही है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और हम लोग जो यहाँ के नेटिव लोग थे, जो मूलभूत निवासी थे, उन्होंने कहा कि आप लोग अदर हैं। तो दो बातें आई, एक द सेंटर और एक द अदर। सेंटर बन गया कॉलोनाइज़र। अगर इंडिया के टर्म्स में बात करें तो इंग्लैंड के लोग सेंटर बन गए और भारत के लोग जो यहाँ के मूलभूत निवासी थे वो अदर बन गए। ठीक है, वो अपने आप को सेल्फ कहते हैं, सेंटर कहते हैं और हमको अदर कहते हैं। हम कॉलोनाइज्ड हैं, हम मार्जिन्स में हैं। तो अगर आप इस तरीके से एक गोला बनाएंगे तो इस गोले में यहाँ पर कहीं सेंटर में आपका आएगा ब्रिटिश आएगा, जो कॉलोनाइज़र आएगा, और यहाँ कहीं मार्जिन्स पर भारतीय आएंगे। ठीक है, जो नेटिव हमारे हैं। तो हम अदर हो गए, वो सेल्फ हो गए। तो ये सेल्फ और अदर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कॉलोनियलिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अदरिंग। और इस तरीके से ये जो अदरिंग वर्ड है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अदरिंग क्या है? ये अदरिंग एक प्रोसेस है। किसी जगह पर रहने वाले लोगों को, किसी जगह पर रहने वाले मूलभूत लोगों को, किसी जगह पर रहने वाले लोग जो वहाँ के मूलभूत निवासी हैं, उनको ये विश्वास दिला देना कि वो सही नहीं हैं, वो गलत हैं, उनकी कल्चर गलत है, उनको ये साबित कर देना कि वो सेंटर से बिलोंग नहीं करते, वो अदर लोग हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है अदरिंग। राइट, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस ऑफ अदरिंग। जब इंग्लिश मैन यहाँ आता है और आकर कहता है कि यू आर ब्लडी इंडियन, यू आर नॉट एजुकेटेड, योर कल्चर इज़ बैड, योर संस्काराज आर बैड, योर मोरल्स आर बैड, और हम उस चीज़ को मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वही लोग सेंटर हैं और हम अदर हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड अदरिंग। तो वो प्रैक्टिस ऑफ अदरिंग होती है पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम के दौरान। उस प्रोसेस ऑफ अदरिंग को डिस्कवर करना लिटरेचर में ये पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म का काम है। इसको कुछ और नाम से बुलाया जा सकता है। इस अदरिंग को आप कुछ और नामों से बुला सकते हैं। उसमें से एक नाम है द डिमोनिक अदर एंड द एग्जॉटिक अदर। राइट, तो हम लोगों को उन्होंने डिमोनिक अदर कहा, यानी एक अदर है जो ख़राब है, जो राक्षसी है, जो एग्जॉटिक है, जिसमें तौर तरीके नहीं हैं, इस तरीके इस नाम से बुलाया गया। आई थिंक आप लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस एंड वी हैव बीन थ्रू दिस। ये अदर अलग बात है कि हम लोग नहीं, हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इसके थ्रू होकर गुजरे हैं। सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग हेल्ड एरोगेंट एंड सुपरसेलियस बिलीफ इन द रेशियल सुपीरियरिटी। राइट, तो ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म होता कैसे? ये रेशियल सुपीरियरिटी है, जातीय सुपीरियरिटी। ठीक है, ये जो इंग्लैंड है, कॉकेशियन, ये लोग कॉकेशियन, इनको इंग्लैंड और यूरोप के लोगों को कॉकेशियन कहा जाएगा, और एशियाटिक में हम लोग आ गए। ठीक है, तो इन लोगों के दिमाग में एक रेशियल सुपीरियरिटी है। वो रेशियल सुपीरियरिटी क्या है कि हम लोगों को भगवान ने पैदा ही किया है महान, हम रेशियली सुपीरियर हैं बिकॉज हम गोरे हैं, बिकॉज हम
साइंटिफिकली एडवांस्ड हैं, विच मे नॉट बी द ट्रूथ, क्योंकि उन्होंने हमें विश्वास दिला दिया कि हमारा साइंस यूजलेस है, तो हमने अपने साइंस को यूजलेस मानकर छोड़ दिया। ये अलग बात है कि अब वो हमारे साइंस को आयुर्वेदा हो जाए या जो भी कल्चर्स हैं उनको योगा हो जाए, उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने हमें कह दिया कि हमारा बेकार है, तो हमने मान लिया। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग हेल्ड बिलीफ है, ये एक घमंड है उनका, एक एरोगेंस है जो बहुत सालों से उन्होंने पाल रखा है। सुपरसिलियस बिलीफ, एक तुच्छ विश्वास है कि उनकी जो रेस है वो सुपीरियर है और एशियाटिक रेस जो है वो इन्फीरियर है, कॉकेशियन रेस जो है वो सुपीरियर है। ठीक है, दिस एटीट्यूड ऑफ रेजिंग द यूरोपियन कल्चर एज द अल्टीमेट स्टैंडर्ड बाय विच टू मेजर द अदर कल्चर्स। तो उन्होंने क्या कहा, जो यूरोपियन कल्चर थी, उन्होंने कहा यूरोपियन कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर, और अगर बाकी कल्चर को आपको देखना है, अगर आप टच स्टोन की बात कर लें, मैथ्यू आर्नल्ड की मैं बार बार लौट के आता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश कल्चर है, जो यूरोपियन कल्चर और इंग्लिश कल्चर है, वो टच स्टोन है, उसी से कंपेयर करो हर एक कल्चर को, और उससे कंपेयर करने पे इंडियन कल्चर, अफ्रीकन कल्चर, न्यूजीलैंड की कल्चर, ऑस्ट्रेलिया की कल्चर, वेस्ट इंडीज़ की कल्चर, साउथ ईस्ट एशिया की कल्चर, ये सारी की सारी कल्चर बेकार होती है। और उन्होंने कहा कि वो कल्चर यूरोपियन कल्चर के सामने कहीं खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए उन्होंने उसको अदर कल्चर कह दिया, उसको यूजलेस कल्चर कह दिया। ठीक है, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, यूरोप को महान बताना और यूरोप के बाहर को तुच्छ बताना, इसको कहा गया यूरोसेंट्रिसिज्म। क्या कहा गया? यूरोसेंट्रिसिज्म, यानी यूरोप को केंद्र मान लेना। जो यूरोप का है वो अच्छा है, जो इंग्लैंड का है वो अच्छा है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, इंडिया का है तो बेकार है, वेस्ट इंडीज़ का है तो बेकार है। विच एम्प्लॉयज व्हाट इज़ कॉल्ड फिलोसफी ऑफ यूनिवर्सलिज्म्स यूरोपियन आइडियाज़। और उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन लोग जो आइडिया देते हैं वो असल में यूनिवर्सल आइडिया है। जो यूरोपियन लोग आइडिया देते हैं वही सार्वभौमिक सत्य है, और जो उसके खिलाफ जाता है वो अदर कल्चर है, वो बेकार कल्चर है। एंड द एक्सपीरियंसेस वर यूनिवर्सल। और उन्होंने कहा कि जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वही यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। जो एक अंग्रेज महसूस करता है वही सच्चाई है, जो एक इंडियन महसूस करता है वो बकवास है। एंड द स्टैंडर्ड फॉर ऑल अदर्स टू फॉलो। और वो जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वही स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करना है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यूरोसेंट्रिक डिस्कोर्स जब आया, इज सीन इवन इन द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को उन लोगों ने 3-4 पार्ट में बांट दिया, और अब इस तरीके से दुनिया को 3-4 पार्ट में बांटा, जैसे दिखाया कि जो वर्ल्ड है उसमें वो लोग महान हैं और हम लोग तुच्छ हैं। तो कैसे दुनिया को उन्होंने 3-4 पार्ट में बांटा? उन्होंने कहा सबसे पहला आता है फर्स्ट वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड में क्या क्या आता है? ब्रिटेन आता है, यूरोप आता है और अमेरिका आता है, राइट। तो अमेरिका तो बहुत जल्दी 1776 में आज़ाद हो गया था, तो उसने अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड में काउंट करवा लिया। सेकेंड वर्ल्ड में क्या आता है? सेकेंड वर्ल्ड में आता है वाइट पॉपुलेशन, यानी याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ उन देशों के गोरे लोगों के लिए, जो वाइट हैं उनके लिए है, जो सेकेंड वर्ल्ड है। कनाडा का गोरा आदमी, ऑस्ट्रेलिया का गोरा आदमी, न्यूजीलैंड का गोरा आदमी, साउथर्न अफ्रीका का गोरा आदमी, और सोवियत रसिया का जो गोरा आदमी है, जो वाइट आदमी है, वो सेकेंड वर्ल्ड में आता है। फर्स्ट वर्ल्ड में ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका आ गए। सेकेंड वर्ल्ड में वाइट पॉपुलेशन आ गई, कहाँ की? कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, सदर्न अफ्रीका की, और पहले जो सोवियत रसिया हुआ करता था उसकी। थर्ड वर्ल्ड जो आता है, जिसमें हम लोग आते हैं, उनके हिसाब से सोचो उन्होंने हमें थर्ड वर्ल्ड में रखा है। थर्ड वर्ल्ड में ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं जो आज फाइनेंशियली डेवलपिंग हैं, जिसमें इंडिया है आपका, अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं। ये सारे आपके थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। तो हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इसलिए हम लोगों को वो गाली देने के लिए उन्होंने एक नाम क्रिएट किया, वो था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, राइट। और क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं वही सही है, और हमने कहा यस सर जो आप कहते हैं वही सही है, इसलिए वो सब जगह मान लिया गया। और चौथा जो वर्ल्ड बना, फोर्थ वर्ल्ड, उसमें क्या आया? मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड में सिर्फ गोरे लोग आते हैं, तो जो काले लोग बच गए वो सब आ गए फोर्थ वर्ल्ड में।
ये नेटिव पॉपुलेशन है जो वहाँ पैदा हुई, जो वहाँ की ओरिजिनल आबादी है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो ब्रिटेन की हो, चाहे वो अफ्रीका की हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, वो ओरिजिनल आबादी जिसको दबा दिया गया, कुचल दिया गया, सबजुगेट कर दिया गया, वो ओरिजिनल आबादी है जो अपने ही देश में देश में उसका देश छीन लिया गया, वो ओरिजिनल आबादी है। ठीक है, जिसको सफ़ेद लोगों ने छीन लिया, गोरे लोगों ने छीन लिया, उनके सारे अधिकारों को, वो फोर्थ वर्ल्ड है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ कल्चर्स सराउंड्स देम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स, इसमें अमेरिका के जो नेटिव लोग हैं वो हैं, अब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस हैं। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोग हैं वो हैं, नॉन वाइट पॉपुलेशन है यानी काले लोग हैं, माइनॉरिटी स्टेटस इन फर्स्ट वर्ल्ड यानी जो अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसए में जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं वो हैं, इन सबको फोर्थ वर्ल्ड में उन्होंने डाल दिया। तो अब देखिए कल्चर को यूरोप के लोगों ने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने दिखाया कि वो लोग महान हैं और बाकी सब लोग घटिया हैं, और घटिया में भी उन्होंने कर दिया कि ये वाला कम घटिया है, ये वाला ज़्यादा घटिया है, और ये वाला तो सबसे ज़्यादा घटिया है। ठीक है, सो वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री इट्स सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बाय यूरोप, पूरे के पूरे दुनिया के विश्व के इतिहास को उन्होंने यूरोप की जीत के आधार पर, यूरोप के द्वारा प्राप्त की गई विजय के आधार पर इतिहास लिख दिया, और हमने वही इतिहास पढ़ा और उसी इतिहास को सच्चाई मानते हैं। नॉट बाय द नॉर्मल सेंस ऑफ कल्चर और हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री का जो नॉर्मल सेंस या कल्चर का जो नॉर्मल सेंस था उसको कभी पढ़ा ही नहीं, जो हमें यूरोप के लोगों ने बताया हमने वही मान लिया। ठीक है, दुख की बात है कि यूरोप से पहले बहुत बड़े बड़े राज्य थे, चाहे वो ग्रीस रहा हो, चाहे वो इजिप्ट रहा हो, चाहे वो अफ्रीका रहा हो, ये बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। इवन इंडिया की भी अगर बात कर लिया जाए तो एक बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उसका कोई जिक्र कहीं नहीं होता है, चाहे ग्रेट अशोका हो उसका भी कोई जिक्र कहीं नहीं होता है, और हम सिर्फ यूरोप के द्वारा बताई गई कल्चर को सच्चाई मानते हैं और अपनी कल्चर को हमने कम्प्लीटली भुला दिया है। यूरोप की विजय यात्रा ही हमारी विजय यात्रा है, वही हमारी सच्चाई है, जो हमें वो कहते हैं वो हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। बस करें? यस सर। यस सर।